नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपी टेट का पेपर, फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो आपका 2015 में कंडक्ट हुआ था। और उस पेपर के हम ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो उस यंत्र का नाम बताना है आपको जो वायु दाब को मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। तो यहाँ इन्होंने बता भी रखा है कि वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। Hg यानी कि मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। यानी कि अगर बैरोमीटर का जो पारा है अगर वो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब है कि आंधी आने वाली है। ठीक है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है और सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता और हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि बीटी कल्चर क्या बोल रहा है? वीटी कल्चर की बात कर रहा है। वीटी कपास है। वीटी एक कपास बताना आपको क्या है। ऑप्शन एक संकर पौधा, ऑप्शन नंबर बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन नंबर सी एक प्राकृतिक पौधा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक औषधीय पौधा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। तो वीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बैसिलस थुरिजेनिसिस बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधे में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SO2। ना ही H2S, ना ही HCl, ना ही N2। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो उद्योगों वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है आपकी फसलों पे और इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जो आगरा का ताजमहल है जो पीला पड़ रहा है उसका कलर, उसका भी केवल यही कारण है, एसिडिक रेन। ठीक है, अम्लीय वर्षा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो आपने कार्बाइड सुना होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो कैल्शियम आजकल आम का मौसम भी चल रहा है, तो आप पाल के आम खा रहे होंगे। पाल के यानी जो कच्चे टूट जाते हैं फिर उन्हें कार्बाइड डाल के पकाते हैं। तो आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायक होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है।
तो दूषित जल पीने से आपकी कौन सी बीमारी होती है? वो होती है आपकी टाइफाइड। ठीक है, ना ही एड्स होगा, ना ही एनीमिया होगी, ना ही टिटनेस होगा। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत ज्वर यानी कि आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोकस नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस आपकी CO नहीं है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। CO2 भी होती है, N2O भी होती है और CH4 भी होती है। ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, मीथेन CH4 या फिर तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, यानी कि जिसमें दो बीज, जिसके बीच में दो पत्ते मतलब दो वो होते हैं, पार्ट होते हैं। बांस, केला, गन्ना या सरसों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो वे फसलें जिनके बीच दो पत्ती वाले दो दल होते हैं, जैसे चना हो गया, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि। सोयाबीन वगैरह आपने देखी होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। बोला है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल, जल यानी जाइलम। ठीक है, जैसे जाइलम। तो अगर जल आए, जल की बात करेगा कि जल का अधिग्रहण किससे होता है? जैसे जल यानी कि जाइलम। ठीक है, और फूड का और खनिज का फैसे फूड, और फैसे क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, अगर फूड की बात करने लगेगा तो फूड यानी कि एफ से होता है फूड। ठीक है, और हमारा फ्लोएम भी क्या होता है? FC होता है। तो फ्लोएम हो जाएगा फूड के लिए और जल के लिए हो जाएगा जाइलम। सिंपल सा आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? अच्छा, सबसे पुराना, इसमें सबसे पुराना कौन सा है आपका? ऋग्वेद ही है, तो वही हमारा साहित्य स्रोत है सबसे पहला। यहाँ पे बोल भी रहा है कि भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता यानी कि मुख्य देवता माना गया है। चार वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10 मंडल है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। आपकी ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन है आपकी 78%। मिला लो तो कितना हो जाएगा? 99। ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। जब आप बच्चों को पर्यावरण का मतलब पर्यावरण अध्ययन में जब उसको भ्रमण करवाते हो, भ्रमण करवा के जब पर्यावरण अध्ययन करवाते हो, तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला ऑप्शन है, सॉरी, बच्चे की ऊर्जा को विकसित करना। दूसरा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव विकसित करना। सामाजिकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना। सारी चीज़ ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर है वो ये है। जब आप बच्चे को पर्यावरण अध्ययन उसको शैक्षिक भ्रमण के द्वारा करवाते हो, तो उसको सामने मतलब मूड उसका वो होता है विश्लेषण, और वो ज़्यादा सीखता है और उसके दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं चीज़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की।
कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, तो शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता, ये हो जाएगी। तो कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक बात है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो परीक्षा प्रणाली को तो महत्व हम कभी नहीं देंगे। ठीक है, ये तो बहुत रॉन्ग आंसर है। तो जिससे बच्चे का भय दूर होता रहे। ठीक है, परीक्षा दे दे के उसका जो अंदर का डर है, परीक्षाओं का जो डर लगता है उसको परीक्षाओं से, वो दूर हो जाए। तो यही होता है जब आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ बता भी रखा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है तथा आवश्यक उपचार किया जा सकता है, जिससे छात्रों को अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण अवरोध न उत्पन्न हो, तथा साथ ही निरंतर मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय भी नहीं रहता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ओके, तो आपका आंसर बताना है कि जो चरने वाले पशु हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी, चुनकर चरना। तो घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर नया वनस्पति उग जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, जिससे आपकी अस्थि अच्छी हो? तो विटामिन डी और कैल्शियम, ये बेस्ट होता है आपका। ये खून के लिए होता है, ये आपका सौंदर्य के लिए होता है, ये आपका विटामिन सी होता है आपकी बालों वगैरह के लिए होता है, आपकी हाँ बाल वगैरह के लिए होता है, स्किन के लिए होता है विटामिन सी। सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बोल भी रखा है इन्होंने, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि कैल्शियम विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत में बताना आपको, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू भी पूर्णतः भारत में नहीं है, आधी भारत में है और आधी आपकी शायद ये तिब्बत या नेपाल में लगती है। अगर पूर्णतः की बात कर लेगा तो नंदा देवी है, जिसका पूर्ण स्थान जो है पूर्णतः भारत में ही है वो। लेकिन अगर ऐसे कुछ नहीं पूछता कि पूर्णतः भारत में है, तो आपको केटू लगाना है। ठीक है, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही चोटी है, जो नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18848 मीटर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आपकी शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है।
इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा देना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो सब बहुत इजी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। कल के पेपर में भी हमने पढ़ाया था ये। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी के 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी, ये गलत है शायद, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, जो इसकी ऊंचाई बताइए, मतलब ये विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किमी की ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है, अच्छा इन्होंने इस हिसाब से दे रखा है कि ध्रुव पर इसकी विषुवत रेखा पर 18 थी ना, या एक सेकेंड, विषुवत रेखा पर इन्होंने 18 बताई तो यहाँ 18 लिख दिया, और ध्रुव पर 8 थी तो 8 लिख दिया। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, आंधी तूफान आना, ये सब इसी मंडल में घटित होती हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो सिंपल सा आंसर है स्कर्वी। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और यह जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। तो सिंपल सा आंसर है किरण बेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। 1972 बैच की है किरण बेदी जी। वर्तमान में किरण बेदी पौंडीचेरी की राज्यपाल है। आगे चलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, बोल रहा है कि असोम का प्रसिद्ध, यानी कि असम की बात कर रहे हैं, एक सींग वाले गिंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो काजीरंगा है, ये भी सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य ने काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बेसॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी स्लेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर ए बेसॉल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, पैगमेटाइट आदि। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बता भी रखा है इन्होंने, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, पढ़ लेते हैं। ओजोन परत का विस्तार स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब देखो यहाँ पे इसने समताप मंडल, क्षोभ मंडल वगैरह या फिर आयन मंडल ये सब नहीं दिया, इसने यहाँ पे इंग्लिश वाले नाम हिंदी में लिख दिए। तो आपको ये सब चीज़ भी देख के जानी है। आपको आंसर अगर इसने ये इस तरह लिख दिया और आपको आंसर पता होगा, लेकिन आपको हिंदी में पता होगा, लेकिन यहाँ तो इसने इंग्लिश वाले लिख दिए हैं, तो आप फिर या तो गलत करके आओगे या फिर छोड़ के आओगे। तो पढ़ लेना एक बार ये भी, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, बोल रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो सिंपल सा आंसर है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर डी। सिख धर्म के स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, और गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करने वाले हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। अभी शायद हमने ऊपर भी बताया था सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र में रिएक्टर पैमाना लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। दक्षिणी ध्रुव का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम। सिंपल सा आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में जो थी आर्य समाज की स्थापना की थी, और इसका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सिंपल सा आंसर है असम का। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह होता है उसको कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो ये हो गया आपका भैया, क्या हो गया ये हो गया आपका भाई साहब हमारे यूपी टेट 2015 का पेपर बना है ये, और जिसमें हमने डिस्कस करें आपकी ईवीएस के 30 क्वेश्चन। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।